अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बखैर आफ़ियत होंगे। तो आज हम अपना सबक नंबर 7 पढ़ेंगे और आज के इस सबक में हम बहुत सारे जुमले पढ़ेंगे जिनका इस्तेमाल रोज़ाना की ज़िंदगी में होता है और ये जुमले इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, फ़ेल अम्र होते हैं या फ़ेल नहीं होते हैं जिनका इस्तेमाल मुख्तलिफ मानी के लिए होता है। तो आज हम इनको पढ़ेंगे ताकि अगर कहीं पर ये लिखे हुए हमें मिल जाएं तो हमें समझ में आए कि क्या कहना चाह रहा है। तो सबसे पहले हम रिवाइज करेंगे अपना पुराना सबक। और कल के सबक में हमने क्या पढ़ा था कि इम्परेटिव सेंटेंस जिसको हम पॉजिटिव या नेगेटिव या अफर्मेटिव या नेगेटिव कहते हैं, जिसको उर्दू में अगर हम कहें तो फ़ेल अम्र यानी पॉजिटिव या अफर्मेटिव होगा, और अगर हम नहीं कहें फ़ेल नहीं तो इसका मतलब होगा इम्परेटिव नेगेटिव। अब कोई भी हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, इनका इस्तेमाल हम 4 मानी के लिए करते हैं। पहला माना है ऑर्डर करने के लिए, दूसरा माना है रिक्वेस्ट के लिए, और तीसरा इस्तेमाल हम इसका करते हैं सजेशन के लिए, मशवरा देने के लिए। इसका चौथा इस्तेमाल होता है इंस्ट्रक्शन के लिए, किसी को हिदायत करने के लिए कि ऐसा करो ताकि ये हो, ये सारी चीज़ें। तो ये 4 मक़ासिद होते हैं फ़ेल अम्र को इस्तेमाल करने के या फ़ेल नहीं के इस्तेमाल करने के। तो जब भी हम ऑर्डर करना चाहेंगे, रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, सजेशन करना चाहेंगे, इंस्ट्रक्शन करना चाहेंगे, तो इन्हीं सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे। इनका तरीक़ा क्या होगा कि अगर वो पॉजिटिव है यानी अफर्मेटिव है तो हम सबसे पहले वर्ब कहेंगे और उसके बाद वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होगी वही हम कहेंगे, और उसके बाद फिर हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। अगर वो चीज़ नेगेटिव में है, नहीं का माना उसमें पाया जा रहा है या मत का माना पाया जा रहा है, तो इस सूरत में हम डोंट का इस्तेमाल करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ साथ ऑब्जेक्ट ही इस्तेमाल करेंगे। और चारों हालतों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल करेंगे हालात के एतबार से। इम्परेटिव सेंटेंस का जो वर्ब है वो नहीं बदलता है, जैसा कि उर्दू में अगर आपने देखा होगा वहाँ पे बदल जाता है। अब हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं और एक्सरसाइज में सबसे पहले हम अल्फाज व मानी लेंगे। और अल्फाज व मानी में हमने कल क्या पढ़ा था, ये नंबर पढ़े थे जिनको हमें दोहराना है हमारे साथ। आप हमारे साथ दोहराएं इनको। 11th, 11वां, 12th, 12वां। यहाँ पर एक चीज़ का आपको ध्यान देना है, वो चीज़ ये है कि आप इसको 12th नहीं पढ़ेंगे, 12th डायरेक्ट एल के साथ था की आवाज़ निकालेंगे, 12th। 13th, 13वां, 14th, 14वां, 15th, 15वां, 16th, 16वां, 17th, 17वां, 18th, 18वां, 19th, 19वां, 20th, 20वां। अब इनके बाद हम उर्दू से इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे। पहला कलिमा है 21वां, 21st, 22वां, 22nd, 23वां, 23rd, 24वां, 24th, 25वां, 25th, 26वां, 26th, 27वां, 27th, 28वां, 28th, यहाँ पे 8th पढ़ेंगे डायरेक्टली, 28th, 29वां, 29th, 30वां, 30th। अगर यही चीज़ आपको 31वां कहना हो, 31वां या 32वां या 33वां, तो आप क्या करेंगे, आपको बस यहाँ पर 20 की जगह पर आपको 30 लाना है, 30। अगर 41वां कहना है तो आपको 41st, 42वां, 42nd। तो इस तरह से आप यहाँ पर 40 लाएंगे, 50 की गिनती लाएंगे और साथ में यहाँ पर इसको ऐड कर देंगे, तो इस तरह से आपका 99 तक बन जाएगा। तो इस चीज़ को आप खुद से ही प्रैक्टिस करेंगे इंशाअल्लाह।
तो ये हमारे अल्फाज मानी थे नाम से मुतालिक। अब हम आगे चलते हैं और अफ़ाल लेते हैं, जिसमें से पहला है गेट, जिसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म गॉट। गॉट, इसको आप गोट नहीं पढ़ेंगे। गेट, गॉट, गॉट, पाना या हासिल करना। हैंग, हंग, हंग, लटकाना, इसका मतलब होता है फांसी देना भी। हैव, हैड, हैड, रखना, हियर, हर्ड, हर्ड, सुनना, इसको आप हियर्ड हियर नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? हर्ड, हर्ड, हियर, हर्ड, हर्ड, सुनना। होल्ड, हेल्ड, हेल्ड, पकड़ना, कीप, केप्ट, केप्ट, रखना। तो ये आपके 6 कलिमात थे, आज हमने आपको एक ज़्यादा दिया था। तो ये कुल 6 कलिमात हैं जिनकी प्रैक्टिस हमने कर ली, जिनका अदा हमने कर लिया। अब हम आगे चलते हैं डेली मिनट्स की तरफ, इनका भी हम अदा करेंगे। और सवाल सुनने के बाद आप उन जुमलों को दोहराएंगे जिनको आपने हिफ्स किया है। और आपके लिए ज़रूरी है कि आप इनको हिफ्स करें, क्योंकि काफ़ी हद तक ये रूल से हटे हुए हैं। तो इसलिए बेहतर है कि आप इनको रट लें, ताकि आप जब भी बोलें तो आपको सोचना ना पड़े। तो कहीं कहीं रट्टा बहुत काम आ जाता है, हर जगह नहीं रटना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं रट्टे का भी अपना फ़ायदा है। तो पहला सवाल है कि अगर कोई सफ़र पे जा रहा होता है, उस वक्त हम उर्दू में कहते हैं अल्लाह सफ़र आसान करे, अल्लाह बासानी आपको पहुँचाए इंशाल्लाह, अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। जो भी दुआएं हम देते हैं वो उर्दू में हम जानते हैं। इंग्लिश में भी इसके तरीक़े हैं, जिसमें से पहला है हैव अ सेफ जर्नी, हैव अ हैप्पी जर्नी। यहाँ पर फिर से मैं दोहराना चाहूँगा आपसे, इसको आप हैप्पी नहीं पढ़ेंगे, हैप्पी जर्नी। हैव अ गुड जर्नी। तो ये अल्फाज हैं, ये जुमले हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसी ऐसे शख्स के लिए जो सफ़र पर जा रहा हो। हम कह सकते हैं मे यू रीच सेफली, मे यू रीच सेफली। अब अगला सवाल है, कोई नेक तमन्नाओं का इजहार करे तो हमें क्या कहना चाहिए? मिसाल के तौर पर आपसे कोई कह रहा है सेफ जर्नी इंशाल्लाह, आमीन। तो हम क्या कहेंगे इस सूरत में? हमने तो सेम टू का इस्तेमाल करेंगे, या थैंक यू का, थैंक यू सो मच, जो भी आप ला सकते हैं। थैंक यू के जितने भी तरीके आपने पढ़े हैं उनको ला सकते हैं, लेकिन इन दोनों के इस्तेमाल में आपको एहतियात से काम लेना है। आप इन दोनों के इस्तेमाल में गलती नहीं करेंगे, ठीक है? सेम टू यू का इस्तेमाल कब करेंगे? जब वो चीज़ सामने वाले के साथ भी हो, तो उस वक्त हम सेम टू यू कहेंगे। लेकिन थैंक यू उस वक्त कहेंगे जब सामने वाले के साथ वो चीज़ ना हो। और मैंने एक अच्छी सी मिसाल दी थी कि अगर किसी के यहाँ विलादत हुई बच्चे की, और कोई मान लीजिए आपके यहाँ विलादत हुई है और उसने कहा मुबारक हो माशाल्लाह, तो आप कहेंगे शुक्रिया, थैंक यू इंग्लिश में। आप वहाँ पर सेम टू यू नहीं कहेंगे, क्योंकि सामने वाले के यहाँ नहीं विलादत हुई है। लेकिन अगर सामने वाले के यहाँ भी विलादत हो जाए तो आप वहाँ कह सकते हैं सेम टू यू, क्योंकि आपके यहाँ भी विलादत हुई है माशाल्लाह, आपको भी मुबारक हो। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखेंगे, वरना लोग आप पर हंसेंगे कि क्या कह दिया सेम टू यू, क्या मतलब यहाँ पे। अब हम आगे चलते हैं, मुतलक तौर पर किसी से हम मिलते हैं ऐसे ही, कोई सियाको सबक नहीं है, तो हम क्या कहते हैं? हम बोलते हैं हाउ आर यू, हाउ आर यू। ये ज़्यादा इस्तेमाल है। हम कह सकते हैं हाउ डू यू डू, आप कैसे हैं। दोनों का एक ही माना है, लेकिन पहला वाला ये ज़्यादा इस्तेमाल है। अगला है कि अगर हम किसी ऐसे शख्स से मिल रहे हों जिसकी तबीयत ठीक नहीं दिख रही है, वो बीमार सा लग रहा है, तो हम बोलते हैं भाई क्या हुआ, ठीक तो है ना, सब ठीक है, कोई दिक्कत? तो इंग्लिश में हम कैसे पूछेंगे? इंग्लिश में हम कहेंगे आर यू ऑल राइट, सब ठीक ठाक है। हम कह सकते हैं इज एनीथिंग रॉन्ग विद यू, कोई दिक्कत, कोई परेशानी है। हम कह सकते हैं आर यू नॉट ओके, तबीयत ठीक नहीं है, आज खैरियत से नहीं हो क्या? अब आगे चलते हैं, और आगे है कि अगर हम किसी ऐसे इंसान से मिल रहे हों जिसकी बीमारी के बारे में हम पहले से जानते हैं कि वो पहले से बीमार था, अगर उससे मिल रहे हैं तो हम उससे क्या कहेंगे? बोलेंगे भाई अभी तबीयत कैसी, अब कैसा महसूस हो रहा है? इंग्लिश में हम कहेंगे हाउ आर यू फीलिंग नाउ, हाउ आर यू फीलिंग नाउ। हम कहेंगे हाउ इज़ योर हेल्थ नाउ। हम कह सकते हैं आर यू बेटर नाउ। आप इसको बेटर, बेटर थोड़ा जल्दी से पढ़ेंगे, बेटर पूर करके, ओके, आर यू बेटर नाउ। अब आगे अगर हम किसी ऐसे शख्स से मिल रहे हैं जो बीमार है, बता भी रहा है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है,
तो हम बोलते हैं अल्लाह ताला आपको शिफा कामिल और अजल अता फरमाए, इंशाल्लाह आप जल्दी ठीक हों। इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? इंग्लिश में भी इसके अपने तरीक़े हैं, जिसमें से है हम कहेंगे आई प्रे फॉर योर रिकवरी। हम कह सकते हैं आई प्रे फॉर योर क्विक रिकवरी, और हम कह सकते हैं आई होप यू विल गेट बेटर सून, उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आप जल्दी ठीक होंगे। हम कह सकते हैं मे यू गेट वेल सून, अल्लाह कह रहे कि आप जल्दी शिफा याब हो इंशाल्लाह। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सब का आपको इस्तेमाल करना है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, इसलिए आप इनको याद कर लें, इनको रट लें, ठीक है। रट्टा यहाँ पर आपका बहुत काम देगा। हर चीज़ रटने की नहीं, लेकिन जो चीज़ें रटने की होंगी उनको हमें रटना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं रीडिंग प्रैक्टिस की तरफ और देखते हैं कि आज आपके अंदर कितनी गलतियाँ आ रही हैं और आपने कितना इम्प्रूव किया। और एक बात याद रखें कि एक बार जब आप पढ़ लें और आपको बता दी जाए कि यहाँ पे आपने गलत पढ़ा है, तो आप दोबारा वो गलती ना करें। वैसे माशाल्लाह आप लोगों की कोशिश मैंने देखी है कि अच्छी है। और एक बार आप खुद से पूछें कि क्या सच में आज आपका 7वां दिन है, क्या सच में इम्प्रूव आपकी रीडिंग हुई है कि नहीं हुई है, या इंग्लिश पहले आप कहाँ थे और अब कहाँ हैं। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कोर्स से आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा और आप ज़रूर फील कर रहे होंगे कि हाँ माशाल्लाह मेरी इंग्लिश इम्प्रूव हो रही है धीरे धीरे। आप पहले कैसे पढ़ते थे, अभी कैसे पढ़ रहे हैं, पहले क्या गलतियाँ थी आपके अंदर, अभी आप किस तरह उसको सही करके पढ़ रहे हैं। तो अगर आप एक बार जायज़ा लें तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर एहसास होगा कि आपकी इंग्लिश माशाल्लाह इम्प्रूव हो रही है। तो इसलिए आप इस चीज़ को अब नहीं छोड़ेंगे, इसको पूरा करेंगे, ताकि मुकम्मल तौर पर आपकी इंग्लिश की जो महारत है, इंग्लिश बोलने की, लिखने की, पढ़ने की, समझने की, ये आपको सारी चीज़ें एक साथ आ जाए इंशाल्लाह। और मेरे इस कोर्स से इंशाल्लाह सारी चीज़ें आपको आएंगी, धीरे धीरे सारी चीज़ों को हम आपको सिखाएंगे और इंशाल्लाह आखिर में आप ज़रूर अपने आप पर फ़ख्र महसूस करेंगे। तो चलिए अब हम रीडिंग करते हैं और देखते हैं कि किस तरह आप पढ़ रहे हैं और मैं किस तरह पढ़ रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से सुनना चाहूँगा। स्टार्ट। Deer walked from village to another village in the search of food. The reptiles crawl on their stomachs, and the fish swim in the water in spring coil jumps from one branch to another branch. When winter approaches, they fly to warmer areas. In the south, this is how birds travel on foot, on their stomachs, by swimming or by flying. ओके, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनुल जज़ा। अयाज अहमद चलिए। Bismillahirrahmanirrahim. Ancient people also walked from one place to another. Godly women learned to feed the animals and began to put them to work. That traveled riding on horses, camels, and elephants. Then they started packing the animals into carts, and at the same time more people started moving from one place to another. Nowadays, man has made great achievements in the means of travel. ओके, जज़ाकुमुल्लाह। ओके, अब मैं पढ़ता हूँ, आप लोग देखें कि किस तरह से इनको पढ़ा जाएगा। ओके, deer walk from one place to another place in the search of food. The reptiles, इसको कुछ लोग reptiles पढ़ते हैं, reptiles crawl, इसको लोग क्राउल पढ़ते हैं, क्राउल नहीं crawl in their stomachs। हम लोग इसको स्टोमक टो की आवाज़ निकालते हैं, जो कि गलत है। ओके, हम कहेंगे the reptiles crawl on their stomachs and the fish swim, थोड़ा सा swim नहीं swim, थोड़ा सा झटका देंगे, swim in the water। अच्छा, ये टी को जब पढ़ते हैं, चाहे अमेरिकन हो चाहे ब्रिटिश हो, वो थोड़ा सा डी की भी आवाज़ निकालते हैं। अब जब भी सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा, वाटर थोड़ा सा, हाँ डर भी ना कर दें, टी और डा के दरमियान की आवाज़ निकालते हैं, वाटर। इन स्प्रिंग
द कोयल जम्प्स फ्रॉम वन ब्रांच, इसको हम लोग पढ़ते हैं ब्रांच। ब्रांच ये हिंदी में है, उर्दू में है, लेकिन इंग्लिश में ब्रांच, थोड़ा सा ए की आवाज़ निकालेंगे तो हम कहेंगे द कोयल जम्प्स फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच। व्हेन विंटर अप्रोचेस, अप्रोच, ओके, they fly to warmer areas in the south. This is how birds travel on foot. हम लोग उसको फूट बहुत ज़्यादा खींच देते हैं, फूट नहीं बल्कि हल्का फुट, फुट, ओके। दिस इज हाउ बर्ड्स ट्रैवल ऑन फुट ऑन देयर स्टमक्स बाय स्विमिंग और बाय फ्लाइंग। हम इसको बोलते हैं फ्लाइंग, फ्लाइंग नो, फ्लाइंग, फ्लाइंग, जल्दी से फ्लाइंग। तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे इसको? हम पढ़ेंगे रवानगी के साथ। अगर हम पढ़ना चाहें तो हम पढ़ेंगे Deer walk from place to another place in the search of food. The reptiles crawl on their stomachs and the fish swim in the water. In spring, the quail jumps from one branch to another branch. When winter approaches, they fly to warmer areas in the south. This is how birds travel on foot, on their stomachs, by swimming or by flying. ये पहला ग्राफ है। अब आगे चलते हैं। एंशंट, इसको हम लोग पढ़ते हैं एनशियंट, एनशियंट नहीं होगा एंशंट, शाह की थोड़ी सी आवाज़ निकालेंगे। एंशंट पीपल, इसको लोग पीपल पढ़ते हैं, पीपल पढ़ते हैं, जो कि गलत है। पीपल, थोड़ा सा आप इसको ला को पुर पढ़ेंगे, आप कहेंगे एंशंट पीपल आल्सो वॉक्ड, लोग इसको वॉलकेड भी पढ़ते हैं या वाकेड भी पढ़ते हैं, जो कि गलत है। इसको आप पढ़ेंगे वॉक्ड, एल साइलेंट है यहाँ पे, वॉक्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो क्या पढ़ेंगे इसको? एंशिएंट पीपल आल्सो वॉक्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसको हम लोग पढ़ते हैं ग्रेजुअली, जो कि गलत है। रा की आवाज़ ऊपर जाएगी, ग्रेजुअली, ग्रेजुअली। ह्यूमन्स लर्न टू पेट द एनिमल्स, हम इसको पढ़ते हैं एनिमल्स, एनिमल्स गलत है, एनिमल्स, एनिमल्स। एंड बिगेन टू पुट देम टू वर्क, तो ग्रेजुअली ह्यूमन्स लर्न टू पेट द एनिमल्स एंड बिगेन टू पुट देम टू वर्क। दे ट्रैवल राइडिंग ऑन हॉर्सेस, इसको हम लोग हार्स पढ़ते हैं, जो कि गलत है। इसको ओ की आवाज निकालेंगे, हॉर्सेस, हॉर्सेस। कैमल्स एंड एलिफेंट्स, एलिफेंट्स। तो दे ट्रैवल्ड राइडिंग ऑन हॉर्सेस, कैमल्स एंड एलिफेंट्स। देन दे स्टार्टेड packing the animals into carts, and at the same time more people started moving from one place to another. Nowadays man has made, थोड़ा सा आप इसको में पढ़ेंगे, made नहीं पढ़ेंगे आप। man has made great achievements in the means of travel, 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 travel नहीं travel। अब एक बार फिर से पढ़ते हैं और मैच करते हैं। Ancient people also walked from one place to another. Gradually, humans learned to pet the animals and began to put them to work. They traveled riding on horses, camels, and elephants. Then they started packing the animals into cars, and at the same time, more people started moving from one place to another. Nowadays, man has made great achievements in the means of travel. तो ये है सही प्रोनाउंसिएशन, और मैंने आपको बताया कि यहाँ पर लोग गलत करते हैं, इस तरह पढ़ते हैं। इसके अलावा भी हो सकता है लोग गलती करते हों, तो आप लोग इनको सही कर लें। अब हम चलते हैं ग्रामर एक्सरसाइज की तरफ, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ग्रामर करके लाए होंगे। अगर किसी ने ग्रामर नहीं किया है तो बहुत जो है अफसोस की बात है। ओके, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे इंग्लिश से उर्दू जुमले। पहला जुमला है गो स्ट्रेच फ्रॉम हियर एंड देन टर्न लेफ्ट। यहाँ पे दो जुमले हैं अगर देखा जाए तो, ठीक है, दो जुमले हैं यहाँ पर। पहला जुमला क्या है? पहला जुमला है गो स्ट्रेट फ्रॉम हियर एंड देन टर्न लेफ्ट, ठीक है। तो दो जुमलों को आप यहाँ पे तर्जुमा करेंगे।
तो क्या बनेगा, यहाँ से सीधे जाएं और फिर बाएं मुड़ जाएं। ठीक है, यहाँ से सीधे जाएं और फिर बाएं मुड़ जाएं। यहाँ पर आप जाएं इस्तेमाल किया है आपने या मैंने, आप यहाँ पर जाओ भी कह सकते हैं, आप जाइए भी कह सकते हैं, मुड़ जाइए, मुड़ जाएं। जो भी कॉन्टेक्स्ट होगा ये जुमले में आप जब इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर बदलता रहेगा। तो अगर आपने यही पैटर्न इस्तेमाल किया, अगर आपने सिर्फ यहाँ पे कुछ और किया तो फिर इसका मतलब है कि आपका सही है। यहाँ से सीधे जाएं और फिर बाएं मुड़ जाएं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि फेल को हमने बाद में लाया है। आप नहीं कहते हैं जाएं सीधे से यहाँ, ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं, जलेबी बन जाएगी पूरी आपकी। आप क्या कहते हैं, यहाँ से सीधे जाएं, सादा सा है। जाएं यहाँ से सीधे भी नहीं बोलते आप। तो वही पैटर्न आपने फॉलो किया है, यहाँ से सीधे जाएं और फिर बाएं मुड़ जाएं। ये आपका पहला ट्रांसलेशन है। दूसरा है ओपन योर बुक एंड स्टार्ट रीडिंग। अपनी किताब खोलें और पढ़ना शुरू करें। ओपन खोलें योर बुक, अपनी किताब, एंड और स्टार्ट रीडिंग, पढ़ना शुरू करें। अगर आपने यहाँ कुछ और लिखा, खोलें की जगह पे खोल लें, खोलो, खोल, और पढ़ना शुरू करें के बजाय शुरू करो, करें, करिए, कुछ ऐसा लिखा है तब भी सही होगा आपका। ठीक है, ये कॉन्टेक्स्ट यानी सियाक के हिसाब से जुमले में जब आप इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर अपने हिसाब से उसको सही करेंगे। तो यहाँ पर कुछ भी चल सकता है, इस चीज़ का ख्याल रखें। अब मैं दोबारा इसको नहीं बताऊँगा, बस आपका पैटर्न सही होना चाहिए कि आप सबसे पहले ऑब्जेक्ट लाएंगे अपनी किताब, उसके बाद वर्ब लाएंगे। ठीक है, और एंड पढ़ना शुरू, पढ़ना यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन रहा है, स्टार्ट रीडिंग, रीडिंग यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन रहा है, इसलिए हमने पढ़ना लाया, और शुरू करना मीन्स स्टार्ट। तो ये बनेगा आपका उर्दू में। अब आगे चलते हैं और अगला है प्लीज शो मी योर बैग। तो इसको हम कहेंगे बराए करम मुझे अपना बैग दिखाएं, बराए करम मुझे अपना बैग दिखाएं, या बराए करम मुझे अपना झोला, अगर आपने लिखा तो भी चल सकता है, झोला दिखाएं भी आप चल सकता है। तो कहेंगे बराए करम मुझे अपना बैग दिखाएं। अब चौथे नंबर की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है डू नॉट प्ले गेम इन द मॉस्क। तो हम कहेंगे मस्जिद में खेल ना खेलो। अगर आपने गेम लिख दिया तभी सही है, मस्जिद में गेम ना खेलो। उसके बाद चलते हैं जैद ओपन द डोर, नंबर 5। तो हम कहेंगे जैद दरवाज़ा खोलो। तो आप पहले दरवाज़ा कहेंगे, उसके बाद खोलना वर्ड लाएंगे। अब आप इसको खोलो, खोलें, खोल दो, खोल दें, खोल, जो भी आप लिखें सही है, लेकिन ये पैटर्न यही होगा, जैद दरवाज़ा खोलो। नंबर 6 है पुल द गेट एंड डू नॉट पुश इट। यहाँ पे भी दो जुमले हैं, पुल द गेट और दूसरा है डू नॉट पुश इट। तो कहेंगे पुल द गेट, गेट को खींचें। आप कह सकते हैं गेट खींचें, को के बगैर भी कह सकते हैं, गेट खींचो, कुछ भी आप कह सकते हैं, लेकिन पैटर्न नहीं होगा, गेट खींचो या गेट को खींचें। एंड और डू नॉट पुश इट, इसे धक्का ना दें। आगे चलते हैं, रेहान डू नॉट मेक अ नॉइज हियर। तो हम कहेंगे रेहान यहाँ शोर मत करो। तो यहाँ मेक अ नॉइज का मतलब शोर करना, शोर मचाना भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं डू नॉट मेक अ नॉइज हियर, यहाँ शोर मत मचाओ, ये भी आप कह सकते हैं। यहाँ शोर मत मचा भी आप कह सकते हैं। ठीक है, रेहान यहाँ शोर मत करो या रेहान यहाँ शोर मत मचाओ। नंबर 8 है सर प्लीज टीच अस द न्यू लेसन। तो हम कहेंगे सर बराए करम हमें नया सबक पढ़ाएं, टीच अस हमें पढ़ाएं, व्हाट द न्यू लेसन नया सबक। अगर आपने कुछ और लिखा, पढ़ा दें भी लिख दिया तो भी चलेगा, पढ़ाइए अगर आपने लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, सर बराए करम हमें नया सबक पढ़ाएं या पढ़ाइए। उसके बाद नवा है डू नॉट स्पिट ऑन द वॉल। तो इसको हम कहेंगे दीवार पर ना थूकें। दीवार पर ना थूके, अगर यहाँ पे आपने थूको लिख दिया है तब भी चलेगा, थूके लिख दिया तब भी चलेगा, दीवार पर ना थूके, लेकिन यही होगा, आप ये नहीं होगा थूकिए ना दीवार पर, ऐसा नहीं हुआ। शेर वगैरह में आप आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन आम बोलचाल में आप दीवार पर ना थूके ही बोलेंगे। नंबर 10 है प्लीज वेट और ट्राई लेटर।
ये है बराए करम इंतज़ार करें, प्लीज़ वेट, बराए करम इंतज़ार करें या करिए या करो, और या ट्राई कोशिश करें, लेटर बाद में, या बाद में कोशिश करें। और ये जुमला आपको कब सुनाई देगा? अक्सर जब आप कहीं फ़ोन कर रहे हो, वो बिज़ी हो या फ़ोन कट कर दिया हो, तो ये बोलता है द नंबर यू हैव डायल्ड इज़ करंटली बिज़ी, प्लीज़ वेट और ट्राई आफ्टर सम टाइम और ट्राई लेटर। ये बोलता है या बोलती है जो लेडीज़ होती है, अगर आप ध्यान दें तो आपको समझ में आएगा। तो बराए करम इंतज़ार करें या बाद में कोशिश करें। तो ये इंग्लिश से उर्दू का तर्जमा होगा, और मुझे लगता है कि सब लोगों ने सही किया होगा। बहुत आसान सा था, कोई मुश्किल नहीं था, और सारी बातें वाज़ेह हैं इसमें। अब हम आगे चलते हैं उर्दू से इंग्लिश की तरफ। अगर हमें कहना हो किसी से 100 नंबर डायल करें, तो हम कहेंगे डायल नंबर 100, डायल नंबर 100। आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे कह सकते हैं डायल 100 नंबर, ये भी चल सकता है, बट अगर आप नंबर पहले ले आएँ तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद है, अगर कुछ और आपने लिखा है डायल के अलावा, तो हो सकता है वर्ब कुछ और इस्तेमाल किया हो आपने, राइट भी लिखा होगा शायद, बट राइट यहाँ पे अच्छा नहीं रहेगा। यहाँ पे डायल क्या मतलब होता है? मोबाइल वगैरह में डायल करना, ठीक है। टाइप भी चल सकता है, टाइप नंबर 100, टाइप भी चल सकता है, फेल चल सकता है, चेंज हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन करीब तरीन माना होना चाहिए, बिल्कुल ही आप ना बदल दें। उसके बाद है मेरा नंबर लिख लीजिए, मेरा नंबर लिख लीजिए को हम कैसे कहेंगे? राइट माई नंबर, मेरा नंबर लिख लीजिए, राइट माई नंबर। आप नहीं कहेंगे माई नंबर राइट, गलत हो जाएगा। पहले आप फेल की फाइली फॉर्म लाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट माई नंबर। नंबर 3 है कमरे का पंखा बंद कर दो, कमरे का पंखा बंद कर दो, तो हम कहेंगे टर्न ऑफ द रूम्स फैन, या स्विच ऑफ द रूम्स फैन भी आप कह सकते हैं। तो कमरे के पंखे के लिए हम क्या कहेंगे? रूम्स फैन। अगर आप ऑफ का इस्तेमाल कर रहे हैं, फैन ऑफ रूम, तो ये भी चलेगा, आप कह सकते हैं टर्न ऑफ द रूम्स फैन या टर्न ऑफ द फैन ऑफ रूम, दोनों चल सकता है, लेकिन पैटर्न नहीं होगा। स्विच ऑफ भी आप कह सकते हैं, स्विच ऑफ या टर्न ऑफ, लेकिन पहले फेल ही आप लाएंगे। नंबर 4 है जैद खिड़की खोल दे। आपका दोस्त होगा या आप बहुत ज़्यादा फ्रैंक होंगे, आप उससे बहुत क्लोज होंगे, या गुस्से में आप बोले होंगे, जो भी होगा, तो आप कहेंगे जैद ओपन द विंडो, जैद खिड़की खोल दे। नंबर 5 है मुझे शाम में फ़ोन करें, तो हम कहेंगे कॉल मी इन द इवनिंग, कॉल मी इन द इवनिंग, मुझे शाम में फ़ोन करें। मुझे मैसेज मत करना, आज के बाद से मुझे मैसेज मत करना, देख ले, तो हम कहेंगे डू नॉट मैसेज मी। आप कह सकते हैं डू नॉट टेक्स्ट मी भी, TEXT टेक्स्ट, डू नॉट टेक्स्ट मी। और आप कह सकते हैं मुझे मैसेज मत भेज के माने भी डू नॉट सेंड मी मैसेज भी आप कह सकते हैं, डू नॉट सेंड मी मैसेज, लेकिन इसका मतलब होगा मुझे मैसेज मत भेजो। या फिर मैसेज करने के लिए आप मैसेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग इसको मैसेज पढ़ते हैं, मैसेज, जो कि गलत है, ठीक है। मैसेज ये उर्दू में चल जाएगा, मैसेज आया, लेकिन अगर आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो आपको इसको मैसेज जल्दी से पढ़ना, मैसेज, सेंड मी मैसेज, डोंट सेंड मी मैसेज, या मैसेज मी, टेक्स्ट मी। तो मुझे मैसेज मत करने के लिए, मुझे मैसेज मत करने के लिए आप क्या कहेंगे? तो मुझे मैसेज मत करने के लिए आप क्या कहेंगे? डू नॉट मैसेज मी। उसके बाद है नंबर 7, यहाँ से जा, तो हम कहेंगे गेट आउट ऑफ हियर। यहाँ पे जाने का मतलब गेट आउट, यहाँ पे चूंकि गुस्से के लिए इस्तेमाल होता है, गेट आउट, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे गो फ्रॉम हियर लिखा तो भी चलेगा, गो फ्रॉम हियर, गो फ्रॉम हियर, यहाँ से जा। नंबर 8 है अब खाना खा ले, अब खाना खा ले, किसी गुस्से से आप बोल रहे होंगे, नाराज रहा होगा, वो खाना नहीं खा रहा होगा, गुस्से में बोले खाना खा ले, तो अब क्या कहेंगे? नाउ ईट द फूड, अब खाना खा ले। उसके बाद है नाउ का मतलब होता अब, ईट मतलब खा लेना, द फूड मीन्स फूड, खाना, तो अब खाना खा ले, नाउ ईट द फूड। उसके बाद है नंबर 9, दीवार पर ना लिखें या मत लिखें, तो हम कहेंगे डू नॉट राइट, डू नॉट राइट, लेकिन शॉर्ट में डोंट राइट, डोंट राइट ऑन द वॉल, दीवार पर ना लिखें। नंबर 10 है अपना कैमरा चालू रखें, चालू रखने के लिए कीप ऑन, तो आप कहेंगे अपना कैमरा चालू रखें, कीप योर कैमरा ऑन,
कीप योर कैमरा ऑन, आप अपना कैमरा चालू रखें। तो ये उर्दू से इंग्लिश तर्जमा है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने ऐसा ही लिखा होगा। हो सकता है कि आपके अल्फाज बदले हुए हों, जैसा कि टर्न ऑन की जगह टर्न ऑफ की जगह आपने स्विच ऑफ लिखा हो, लेकिन पैटर्न नहीं बदलना चाहिए। तो इस तमरीन को करने से आपको क्या पता चला? इस तमरीन को करने से पता चला कि हम जब भी हुक्म देंगे या मशवरा देंगे या हिदायत देंगे या हम किसी से इल्तमास करेंगे तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लाएंगे। लेकिन अगर नेगेटिव में होगा तो हम डोंट इस्तेमाल करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे और ऑब्जेक्ट लाएंगे। तो इस तरीके को, इस फार्मूले को आप लागू करके जाने कितने जुमले बना सकते हैं। मुझे खुद अंदाज़ा नहीं आप कितने जुमले बना सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं नए लेसन की तरफ, और आज का जो हमारा लेसन है वो कॉमनली यूज इम्परेटिव सेंटेंस है। आज के सबक में हम चंद ऐसे जुमले सीखेंगे जो इम्परेटिव में हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव में हो, और उनका जानना हमारे लिए ज़रूरी है ताकि अगर कहीं पर वो लिखे हुए हों तो हम उनको समझ जाएं कि सामने वाला या यहाँ पर जो लिखा है वो क्या चीज़ है। लेकिन हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं ताकि अगर आपके पास कोई काम हो आप उसको कर लें, या आपके पास कोई सवाल हो उसको कर लें, या हम थोड़ा सा माइंड फ्रेश कर लें। उसके बाद फिर हम शुरू करते हैं इंशाल्लाह। ओके, हमने ब्रेक ले लिया। अब हम आगे चलते हैं और आज हम सीखेंगे बहुत सारे जुमले जिनको हमें समझना होगा। पहला जुमला है दवाओं से मुतालिक। अगर आप कोई दवा लेके आते हैं तो आपको शीशी पे लिखा हुआ मिलेगा, या आप दुकान पे जाते हैं या जनरली आपको जो सजेशन दिया जाता है उनमें से है, पहला क्या है, बिफोर टेकिंग अ मेडिसिन ऑलवेज रीड द पैकेट लेबल। ये आपको लिखा हुआ कहीं मिलेगा या आप कहीं जाते हैं तो बिफोर टेकिंग अ मेडिसिन, यहाँ पे हम लोग इसको मेडिसिन पढ़ते हैं जो कि गलत है। यहाँ पे क्या करेंगे, मेडिसिन, जल्दी से मेडिसिन। तो बिफोर टेकिंग अ मेडिसिन का मतलब होगा दवा लेने से पहले। तो अगर हम बात करें बिफोर तो इसका मतलब होगा पहले, टेक मीन्स होता है लेना, अ मेडिसिन मीन्स दवा यानी नकिरा। तो बिफोर टेकिंग अ मेडिसिन दवा लेने से पहले, ऑलवेज हमेशा, रीड द पैकेट लेबल। यहाँ पे देख रहे हैं असल ये है रीड द पैकेट लेबल, आप जो पैकेट का लेबल है उसको पढ़ लें। तो बिफोर टेकिंग अ मेडिसिन ऑलवेज रीड द पैकेट लेबल का मतलब होगा दवा लेने से पहले हमेशा आप पैकेट लेबल को पढ़ लें, वहाँ पे क्या लिखा हुआ, क्या डायरेक्शन है, सारी चीज़ें पढ़ लें। अगला सेंटेंस आपको लिखा हुआ मिल सकता है, ऑलवेज चेक द लेबल बिफोर द करेक्ट डोज। ऑलवेज चेक द लेबल, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलवेज यानी हमेशा, चेक फॉर की फर्स्ट फॉर्म, द लेबल ऑब्जेक्ट है। ऑलवेज चेक द लेबल, हमेशा लेबल को चेक करें, देखें। फॉर द करेक्ट डोज, किस लिए, यहाँ पे मकसद बता रहा है। फॉर द करेक्ट डोज, करेक्ट मीन्स सही, डोज मीन्स खुराक, फॉर मीन्स लिए। तो फॉर द करेक्ट डोज का मतलब हो जाएगा सही खुराक के लिए, चूंकि दवा की खुराक होती है इतनी मिकदार में आप खा सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर लिखा है इसको। तो आप कहेंगे ऑलवेज चेक द लेबल फॉर द करेक्ट डोज का मतलब हमेशा लेबल को चेक करें, करेक्ट यानी सही खुराक के लिए। अगला सेंटेंस आपको मिल सकता है वो है कीप ऑल मेडिसिन आउट ऑफ द रीच ऑफ चिल्ड्रेन। ये आपको शीशी में लिखा हुआ मिलेगा, तो इसका मतलब होगा कीप ऑल मेडिसिन। कीप का मतलब रखना, ऑल मीन्स तमाम, मेडिसिन मीन्स दवाएं। तो कीप ऑल मेडिसिन का मतलब होगा तमाम दवाओं को रखें, कहाँ पर, आउट ऑफ द रीच ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों की पहुंच से दूर। आउट ऑफ का मतलब बाहर यानी दूर, द रीच मीन्स पहुंचना, ऑफ मीन्स का की के चिल्ड्रेन बच्चे। तो कीप ऑल मेडिसिन आउट ऑफ द रीच ऑफ चिल्ड्रेन का मतलब दवाओं को आप बच्चों की पहुंच से दूर रखें। यह आपको अक्सर शीशी पे लिखा हुआ मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कीप फेले अम्र की शक्ल है और यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुआ है, ये कीप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऑल मेडिसिन ये आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है। अब आगे चलते हैं और आगे जुमला है डोंट टेक मोर मेडिसिन देन इज रिकमेंडेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डोंट के साथ जुमला इस्तेमाल हुआ, तो इसका मतलब नहीं है डोंट टेक मोर मेडिसिन, इसका मतलब होगा दवाई ज़्यादा ना लें। डोंट टेक मोर मेडिसिन, दवाई ज़्यादा ना लें, किससे ज़्यादा ना लें, देन से, इज़ रिकमेंडेड। रिकमेंड का मतलब होता है तजवीज़ करना, तो जितनी दवा तजवीज़ की गई है उससे ज़्यादा दवाई ना लें।
डोंट टेक मोर मेडिसिन देन इज रिकमेंडेड का क्या मतलब होगा कि जितनी दवा तजवीज़ की गई है उससे ज़्यादा आप दवाई ना लें। अगला जुमला होगा नेवर शेयर प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन विद एनीवन एल्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेवर का मतलब होता है कभी भी नहीं, नेवर 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 शेयर। यहाँ पे आप देख सकते हैं डोंट के माने में है, उसके बाद शेयर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन ये आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो कहेंगे नेवर शेयर प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन की दवा की जो तजवीज़ है, जो नुस्खा है, उसको कभी भी शेयर ना करें, ना बांटें, किसके साथ? विद एनी वन एल्स, किसी और के साथ। एनी वन एल्स का मतलब कोई और, विद मीन्स साथ, तो क्या हो जाएगा? नेवर शेयर प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन विद एनी वन एल्स कि दवा के नुस्खे को किसी और के साथ ना बांटें, दवा के नुस्खे को कभी भी किसी और के साथ ना बांटें, शेयर ना करें, किसी और को ना दें। अगला सेंटेंस आपको लिखा हुआ मिल सकता है डोंट यूज मेडिसिन डेट हैज एक्सपायर्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी इम्परेटिव ही है और यहाँ पे लिखा हुआ है डोंट यूज मेडिसिन कि आप दवा को इस्तेमाल ना करें डेट हैज एक्सपायर्ड जो कि ख़त्म हो चुकी, जो कि ख़राब हो चुकी, जिसकी मियाद ख़त्म हो चुकी है। तो डोंट यूज मेडिसिन डेट हैज एक्सपायर्ड यानी जो दवा का वक्त ख़त्म हो गया है उस दवा का आप इस्तेमाल ना करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे जुमले इम्परेटिव के हैं। अब आगे हम चंद जुमले और देखते हैं, खाने से मुतालिक जुमले देखते हैं। खाने से मुतालिक लिखा रहता है वॉश द वेजिटेबल्स। यहाँ पर इसको आप क्या पढ़ेंगे? वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स। हम इसको पढ़ते हैं वेजिटेबल्स, जो कि गलत। हम क्या कहते हैं? वॉश द वेजिटेबल्स बिफोर कटिंग देम इनटू पीसेस, कि सब्जियों को काटने से पहले उनको जो है धुल लें। वॉश यहाँ पे देख सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, द वेजिटेबल्स ऑब्जेक्ट है, सब्जियों को धुल लें। वॉश वेजिटेबल्स, सब्जियों को धुल लें, बिफोर से पहले, कटिंग देम इनटू पीसेस, इनको टुकड़ों में या इनको काटने से पहले। अगला जुमला है ऐड मोर साल्ट इफ नेसेसरी। हम कहेंगे ऐड मोर साल्ट इफ नेसेसरी। नेसेसरी इसको हम लोग पढ़ते हैं नेसेसरी। क्या पढ़ते हैं हम लोग? नेसेसरी, जो कि गलत है। नेसेसरी, नेसेसरी, नेसेसरी। ओके, तो कहेंगे ऐड मोर साल्ट इफ नेसेसरी कि अगर मजीद नमक की ज़रूरत हो तो आप नमक डाल लें या डाल लीजिए। अगला जुमला हो सकता है बॉयल द पोटैटोज अंटिल दे आर कुक्ड। पोटैटोज, पोटैटोज इसको पढ़ेंगे, पोटैटोज नहीं पढ़ेंगे, टै नहीं टै। तो कहेंगे बॉयल द पोटैटोज अंटिल दे आर कुक्ड। तो बॉयल का मतलब होता है उबालना। यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है द पोटैटोज यानी आलू को। तो बॉयल द पोटैटोज, आलू को उबालें, अंटिल यहाँ तक की, अंटिल का मतलब होगा यहाँ तक की, दे आर कुक्ड वो पक जाएं। तो बॉयल द पोटैटोज अंटिल दे आर कुक्ड का मतलब होगा आप आलू को उस वक्त तक पकाएं जब तक कि वो पक ना जाए। आप आलू को उबालें उस वक्त जब तक कि वो पक ना जाए। उसके बाद अगला जुमला है आपका रिंस हैंड्स। इसका मतलब होगा, रिंस का मतलब होता है निचोड़ना, लेकिन रिंस हैंड का मतलब होता है अच्छे से हाथ साफ करना, निचोड़ के, दबा के, एकदम मल के, जिसे कहते हैं हाथ मल के। तो रिंस हैंड्स का मतलब होगा हाथों को अच्छे से साफ करें। ये पहला जुमला हो गया। देन फिर ड्राई, उसे सुखाएं, विद अ क्लीन टॉवेल, एक साफ सुथरे टॉवल के साथ उसको सुखाएं, यानी पोंछ कर साफ करें, जैसे भी हो। तो रिंस हैंड्स, हाथों को आप अच्छे से धुल लें, देन ड्राई विद क्लीन टॉवेल, और फिर अच्छे टॉवल के साथ उनको आप साफ कर लें। अगला जुमला हमारा है कीप योर रेफ्रिजरेटर एट 40 फ़ारेनहाइट। कीप योर रेफ्रिजरेटर एट 40 फ़ारेनहाइट का मतलब होगा कि 40 फ़ारेनहाइट के अंदर ही अपने रेफ्रिजरेटर को रखें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कीप का मतलब होता है रखना, योर रेफ्रिजरेटर ये आपका बन रहा ऑब्जेक्ट। किसको रखें? अपने रेफ्रिजरेटर को रखें। कितनी डिग्री पे? 40 फ़ारेनहाइट पे। उसके बाद आ रहा है आपका अगला जुमला वॉश ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विद वाटर बिफोर ईटिंग। वॉश, धुल लें, क्या चीज़ धुल लें? ऑल फ्रूट, तमाम फलों को, एंड और वेजिटेबल्स, आप इसको वेजिटेबल पढ़ेंगे, वेजिटेबल नहीं, वेजिटेबल्स।
इससे वेज बनता है, वेज। वॉश ऑल फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, कि आप तमाम फलों को और सब्जियों को धुल लें, किससे? विद वाटर बिफोर ईटिंग, पानी से, बिफोर ईटिंग, खाने से पहले। तो ये खाने से मुताल्लिक चंद आदाब हैं जिनका इस्तेमाल आप किस तरह से कर रहे हैं इंपरेटिव सेंटेंस को बना करके। अब हम चिड़ियाघर से मुताल्लिक अगर बात करें तो यहाँ पर भी आपको चंद हिदायत मिलेंगी, जिसमें से पहला है प्लीज ट्रीट द जूस एनिमल्स विद रिस्पेक्ट। यहाँ पर आप इसको पढ़ेंगे रिस्पेक्ट, नॉट रेस्पेक्ट। हम लोग इसको पढ़ते हैं रेस्पेक्ट, नो रिस, री की आवाज आएगी, रिस्पेक्ट। तो कहेंगे प्लीज ट्रीट द जूस एनिमल्स विद रिस्पेक्ट। इसका क्या मतलब होता है? प्लीज बराए करम, ट्रीट मामला करें, द जूस एनिमल्स चिड़िया घर के जानवरों के साथ, विद रिस्पेक्ट एहतराम के साथ, यानी जो भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं उनको भी एहतराम देना पड़ता है, उनको परेशान ना किया जाए, इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं। तो इसका मतलब वो आप देख सकते हैं, ट्रीट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, द जूस एनिमल्स ये आपका ऑब्जेक्ट है, विद रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट के साथ। तो प्लीज ट्रीट द जूस एनिमल्स विद रिस्पेक्ट, जानवरों के साथ आप अच्छा सलूक करें, एहतराम के साथ सलूक करें। अगला जुमला आपका हो सकता है डू नॉट यल। यहाँ पे डू नॉट, यहाँ डोंट भी आप कर सकते हैं। डू नॉट यल एट द एनिमल्स, यहाँ पे यल नहीं कहेंगे, यल, यल ऊपर आवाज आएगी, यल चीखना चिल्लाना। तो डू नॉट यल एट द एनिमल्स, आप जानवरों पर ना चीखें ना चिल्लाएं। ओके, यहाँ पर नहीं के जरिए हुक्म दे रहा है या हिदायत जारी कर रहा है। अगला जुमला आपका हो सकता है डू नॉट बैंग ऑन देयर इनक्लोजर्स। डू नॉट बैंग ऑन देयर इनक्लोजर्स का मतलब होगा कि इंक्लोजर का मतलब होता है अहाता, यानी उन जिसमें वो रहते हैं, ठीक है, मान लीजिए ये उनका पूरा अहाता होगा, तो कह रहा कि वहां पर जाकर के आप ना टकराए वहां से, ठीक है, उसको मतलब हाथ से मारे और इस तरह का कुछ ना करें आप। उसके बाद हो सकता है डू नॉट थ्रो एनी ऑब्जेक्ट्स इनटू देयर हैबिटेट्स। डू नॉट थ्रो एनी ऑब्जेक्ट्स इनटू देयर हैबिटेट्स, तो इसका मतलब होगा डू नॉट थ्रो, मत फेंकें। यहाँ पे आप देख सकते हैं डू नॉट या डोंट, थ्रो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एनी ऑब्जेक्ट्स कोई भी सामान। तो डू नॉट थ्रो एनी ऑब्जेक्ट्स, कोई भी सामान ना फेंकें, इनटू देयर हैबिटेट्स, उनके रहाइश गाह में, यानी जहाँ वो रहते हैं, अगर उनका ये घर है उनमें वो है, तो आप कोई चीज़ यहाँ पर ना फेंकें। तो डू नॉट थ्रो एनी ऑब्जेक्ट्स इनटू देयर हैबिटेट्स का मतलब होगा कि उनके घर में जहाँ वो रहते हैं कोई भी आप सामान ना फेंकें। अगला जुमला हो सकता है आपका डू नॉट क्रॉस एनी फेंस इन द जू, कि जू के अंदर, चिड़िया के घर के अंदर जो बाड़ है, जो बाउंड्री है, आप उसको क्रॉस ना करें, आप उसको पार ना करें, आप इसके अंदर ना जाइए, यहीं पे आपकी बाउंड्री है, यहाँ पे आपकी बाउंड्री है, आप यहीं तक रहें, यहाँ आप इसमें ना घुसें। तो ये माना हो गया आपका डू नॉट क्रॉस या नेवर क्रॉस, यानी कभी भी। नेवर क्रॉस का मतलब होगा कभी भी, तो इसका मतलब होगा कभी भी आप चिड़ियाघर की जो बाउंड्री है उसको क्रॉस ना करें, कभी भी नहीं करें। अगला जुमला हो सकता है आपका डू नॉट ट्राई टू टच द एनिमल्स। डू नॉट ट्राई टू टच द एनिमल्स का मतलब होगा कि यहाँ पे देख सकते हैं डू नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू टच छूना, द एनिमल्स जानवर को। तो यहाँ कहेंगे डू नॉट ट्राई टू टच द एनिमल्स का क्या मतलब होगा कि जानवरों को छूने की कोशिश ना करें। तो ये चंद जुमले हैं चिड़ियाघर से मुतालिक, जहाँ पर आपको हिदायत मिलेंगी जब भी आप जाएंगे घूमने। तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो इसका मतलब आप यही समझेंगे जो कि मैंने आपको बताया है। और आप अगर आप गौर करें तो आपको अंदाजा होगा कि इसमें सारे के सारे इंपरेटिव सेंटेंसेस हैं। अगर हम आगे बात करें पार्क से मुतालिक कुछ हिदायत होती हैं। पार्क की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है डोंट लीव एनी लिटर इन द पार्क। तो यहाँ पे भी हिदायत आपको मिलेंगी, डू नॉट लीव एनी लिटर इन द पार्क का मतलब होगा कि पार्क के अंदर कोई भी गंदगी ना छोड़ें। डू नॉट लीव ना छोड़ें, एनी लिटर कोई गंदगी, इन द पार्क पार्क के अंदर। तो क्या मतलब होगा डोंट लीव एनी लिटर इन द पार्क, पार्क के अंदर कोई भी गंदगी ना छोड़ें। दूसरा जुमला होगा डोंट इंटर द पार्क इफ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल। इसको हम पढ़ेंगे अल्कोहल, अल्कोहल नहीं अल्कोहल। तो क्या होगा डोंट इंटर द पार्क, पार्क के अंदर दाखिल ना हो। हम इसको पढ़ेंगे एंटर। हम लोग इसको क्या गलती करते हैं, हम लोग इसको आई से पढ़ते हैं इंटर, यह गलत है। इंटर ये अलग चीज है, इसको एन एन एंटर। ओके, डोंट एंटर द पार्क इफ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल।
तो डोंट इंटर द पार्क का क्या मतलब होगा, पार्क के अंदर ना जाएं। इफ अगर, यहाँ पे यू हिडन है, यू आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल, अगर आप अल्कोहल में मस्त हैं, अल्कोहल के असर में हैं, अल्कोहल ने आपको अपनी चपेट में ले लिया है, तो आप इस हालत में पार्क के अंदर एंट्री ना करें, ये माना है इसका। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डो नॉट इंटर, डोंट इंटर। अगला जुमला आपका हो सकता है डोंट टेक पेट्स विद यू। पेट्स का मतलब होता है पालतू जानवर, तो टेक का मतलब होता है लेना, तो क्या मतलब होगा, डोंट टेक पेट्स विद यू, यानी जो है पालतू जानवरों को ना लें। डोंट टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पेट्स, पालतू जानवर। डोंट टेक पेट्स विद यू, अपने साथ जानवरों को, पालतू जानवरों को ना ले या ना लेकर जाएं। अगला जुमला आपका हो सकता है पार्क में डोंट प्ले म्यूजिक और मेक नॉइज। डोंट प्ले म्यूजिक का मतलब हो जाएगा म्यूजिक ना बजाएं, यहाँ पे खेले नहीं होगा। प्ले म्यूजिक का मतलब होगा म्यूजिक बजाना। आप कभी भी तर्जुमा करेंगे तो म्यूजिक ना बजाएं कहेंगे, ना कि खेले कहेंगे। तो डोंट प्ले म्यूजिक, म्यूजिक ना बजाएं, और या मेक नॉइज, यानी और डोंट मेक नॉइज, यहाँ पे डोंट हिडन है, तो यहाँ पर नॉइजेस, मेक नॉइज, शोर ना मचाएं, शोर शराबा ना करें। तो डोंट प्ले म्यूजिक और मेक नॉइजेस का मतलब क्या होगा कि आप ना तो म्यूजिक प्ले करें, ना ही शोर शराबा करें। अगला जुमला आपका हो सकता है डोंट यूज सेल फोन्स इन द पार्क, कि पार्क के अंदर आप सेल फोन का इस्तेमाल ना करें। तो डोंट आप दे सकते हैं, और यूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे सकते हैं, सेल फोन आप ऑब्जेक्ट दे सकते हैं। तो डोंट यूज सेल फोन्स इन द पार्क का क्या मतलब होगा कि पार्क के अंदर आप सेल फोन का इस्तेमाल ना करें। अगला जुमला आपका हो सकता है लीव अ स्पॉट। यहाँ पे हम लोग इसको स्पॉट पढ़ते हैं, जबकि थोड़ा सा आप ओ को कम कर देंगे तो क्या पढ़ेंगे, लीव अ स्पॉट, स्पॉट इफ अ लार्ज क्राउड इज गैदरिंग। क्या मतलब होगा लीव अ स्पॉट, कि आप जगह छोड़ दें। स्पॉट का मतलब होता है जगह, ठीक है। लीव अ स्पॉट, आप जगह छोड़ दें थोड़ी सी। इफ अगर अ लार्ज क्राउड इज गैदरिंग, एक बड़ी भीड़ जमा हो रही है। तो असल आपको कहाँ देखना है, लीव अ स्पॉट, कि आप जगह छोड़ दें। यहाँ पे आप देख सकते हैं लीव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या छोड़ दें, वर्ब, अ स्पॉट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं लीव अ स्पॉट का मतलब होगा कि आप जगह छोड़ दें। आपका अगला जुमला हो सकता है पार्क से मुतालिक कीप क्वाइट। कीप क्वाइट का मतलब होगा खामोशी बनाए रखें। कीप का मतलब होता है रखना, क्वाइट का मतलब मुकम्मल तौर पर। तो कीप क्वाइट का मतलब होगा खामोशी, यानी कीप क्वाइट का मतलब होगा मुकम्मल तौर पर खामोशी बनाए रखें। दूसरा जुमला आपका हो सकता है, यानी अगला जुमला लर्न अबाउट पार्क रूल्स एंड अबाइड बाय देम। तो यहाँ पर भी आपको दो जुमले दिखाई देंगे। पहला क्या है, पहला है लर्न्स अबाउट पार्क रूल्स। तो यहाँ पे लिखा है लर्न अबाउट पार्क रूल्स का क्या मतलब होगा कि आप पार्क के उसूल और ज़वाबित, क्या कवायद है, उनके बारे में जानें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लर्न वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अबाउट पार्क रूल्स, और यहाँ पर चूंकि अबाउट जो है ये पार्क से ही मुताल्लिक है, तो इसीलिए हम इसको पहले लाएंगे। आप नहीं कहेंगे लर्न पार्क रूल्स अबाउट, हो सकता है कहीं हो लेकिन यहाँ पर आप नहीं लाएंगे। तो कहेंगे लर्न अबाउट पार्क रूल्स, इसका मतलब होगा कि पार्क के रूल के बारे में सीखें, एंड और अबाइड बाय देम, और उन पर अमल करें। तो अबाइड बाय का मतलब होता है अमल करना, देम का मतलब रूल्स। तो लर्न अबाउट पार्क रूल्स एंड अबाइड बाय देम का मतलब होगा कि आप रूल को जाने पार्क में जो है, और उनकी आप पैरवी करें। अगला हो सकता है डोंट स्मोक। स्मोक का मतलब होगा तंबाकू नोशी करना या सिगरेट पीना। तो डोंट स्मोक का मतलब होगा कि आप ना तो तंबाकू नोशी करें या आप सिगरेट नोशी ना करें। अगला सेंटेंस हो सकता है इंटरेक्ट विद लोकल गाइड। इंटरेक्ट विद लोकल गाइड, यहाँ पर लोग इसको इंटरएक्ट पढ़ते हैं, जो कि गलत है। हम इसको पढ़ेंगे इंटरेक्ट, ट्रैक्ट, इंटरएक्ट नहीं होगा, इंटरेक्ट, इंटरेक्ट, ओके। इंटरेक्ट विद लोकल गाइड्स का मतलब होगा जो मकामी गाइड्स हैं उनसे आप बातचीत करें, उनसे मिलें, उनसे आप जानकारी लें, उनको साथ लें पैसे दे करके, जो भी सिस्टम है, ताकि वो आपको अच्छे से सारी चीज़ें बताएं, तो ज़्यादा मज़ा आता है टहलने में। अगला हो सकता है कैरी कैमरा। कैरी कैमरा, इसका मतलब होगा कैमरा आप साथ रखें, देखें, अगर परमिशन है तो आप फोटो ले लें। और यहाँ पर हम लोग इसको कैरी पढ़ते हैं, जो कि गलत है, कैरी नहीं होगा, कैरी, 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 ओके। कैरी कैमरा का मतलब होगा कि आप कैमरा साथ रखें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी गाइडलाइन है सब इंपरेटिव में है। सीखे, लर्न, कीप, डोंट, इंटरेक्ट, कैरी। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि सारे के सारे किस में हैं, ये सारे के सारे अफ़आल हैं जो कि इंपरेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल हुए हैं। अब हम आपको कुछ मिक्सअप वाले जुमले दिखाते हैं, जैसे कि प्लीज स्टैंड अवे फ्रॉम द डोर।
ये आप मेट्रो में सुनेंगे, अगर आप मेट्रो में सफ़र कर रहे हो तो आप सुनेंगे प्लीज़ स्टैंड अवे फ्रॉम द डोर। क्या मतलब होगा कि बराए करम दरवाजे से दूर यानी हटकर खड़े हों। तो प्लीज़ का मतलब बराए करम स्टैंड मीन्स खड़े हों, अवे फ्रॉम द डोर दरवाजे से दूर या दरवाजे से हटकर। तो प्लीज़ स्टैंड अवे फ्रॉम द डोर का क्या मतलब होगा कि दरवाजे से हटकर खड़े हों। यहाँ पर भी ये इंपरेटिव सेंटेंस है। अगला जुमला है आपका, डू नॉट कैरी एनी एडिबल थिंग्स इन द क्लासरूम। डू नॉट कैरी एनी एडिबल थिंग्स इन द क्लासरूम। यहाँ पे आप देख सकते हैं डू नॉट यानी डोंट, कैरी कैरी लाना, एनी मीन्स कोई भी, एडिबल मीन्स खाने के लायक, थिंग्स मीन चीज़। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डू नॉट कैरी वर्ब, एनी एडिबल थिंग्स, ये आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है। डू नॉट कैरी मत लेकर आए, एनी एडिबल थिंग्स कोई भी खाने की चीज़, इन द क्लासरूम रूम के अंदर। ये चीज़ आपको मेट्रो में भी मिल जाएगी, एडिबल थिंग्स इज नॉट अलाउड, ठीक है। डू नॉट कैरी एनी एडिबल थिंग्स इन द क्लासरूम या इन द मेट्रो, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब होगा कि क्लासरूम के अंदर कोई भी खाने की चीज़ ना लेकर आएँ। अगला जुमला आपका हो सकता है पुल द डोर, इसका मतलब होगा दरवाज़ा खींचें। और दूसरा हो सकता है पुश द डोर, इसका मतलब होगा दरवाजे को धक्का दें। लेकिन जब आप दुकान में घुसते हैं और वहाँ पे पुल और पुश लिखा रहता है तो अक्सर लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाती है कि करना क्या है। घर से हम माना जानते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, पुल लिखा है लेकिन फिर भी आप जो है उसको जो धक्का देंगे, क्योंकि कन्फ्यूज़न रहती है। तो ये चीज़ पुल और पुश वाला मामला जो है हर किसी के साथ है, ठीक है। मतलब अंग्रेज़ों के साथ शायद ना हो, लेकिन हमारे साथ तो है। तो पुल का मतलब होगा खींचना, पुश का मतलब धक्का देना, ठीक है। तो आप जाएंगे कभी मार्केट में, मॉल वगैरह में, तो वहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा पुल द डोर, इसका मतलब होगा दरवाजे को खींचें आप। लेकिन हम लोग धक्का देने लग जाते हैं। पुश द डोर का मतलब होता है दबाएं नहीं धक्का दें, लेकिन हम लोग खींचने लग जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं, इनका ख्याल रखना है। आगे स्विच ऑफ द लाइट वाइल लिविंग द ऑफिस। तो यहाँ क्या मतलब होगा स्विच ऑफ द लाइट, कि आप लाइट को बंद कर दें, वाइल जब लिविंग द ऑफिस, अब ऑफिस से जा रहे हो, लिव का मतलब छोड़ना यानी जाना, जब ऑफिस से जा रहे हो तो आप जो है लाइट को बंद कर दें। फॉर एनी कंप्लेंट कॉल अस एट, फॉर एनी कंप्लेंट किसी भी तरह की शिकायत के लिए, कॉल अस हमें फ़ोन करें। तो कॉल अस का क्या मतलब होगा हमें फ़ोन करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं फेले अम्र आया हुआ है, कॉल अस हमें फ़ोन करें, एट यहाँ पर नंबर, यहाँ पे इस नंबर पर नंबर दिया रहता है। अगला जुमला आपका हो सकता है टू नो मोर अबाउट अस, टू नो मोर अबाउट अस, हमारे बारे में मज़ीद जानने के लिए। टू के लिए, नो मीन्स जानना, मोर मीन्स और या मज़ीद, अबाउट मीन्स बारे में, अस मीन्स हमारे। तो टू नो मोर अबाउट अस, हमारे बारे में मज़ीद जानने के लिए। प्लीज़ विजिट, बराए करम ज़ियारत करें, प्लीज़ का मतलब बराए करम, विजिट ज़ियारत करें। ये आपकी वेबसाइट का नाम दे रखा है हमने, अपनी वेबसाइट का, आप जा सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं हमारे बारे में। आप यहाँ पर अपनी वेबसाइट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लीज़ स्टैंड अवे, डू नॉट कैरी, पुल पुश, स्विच ऑफ, कॉल अस, टू मोर अबाउट अस, प्लीज़ विजिट। यहाँ पे आप देख सकते हैं सब के सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इस्तेमाल हैं और ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। अब आज के सबक से आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह से ये इंपेरेटिव सेंटेंस इस्तेमाल होते हैं। तो आज से इंशाल्लाह आप अच्छे से जब बाहर जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप समझ जाएंगे कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है। तो आज के सबक का खुलासा क्या है, आज हमने बहुत सारे जुमले सीखे इंपेरेटिव के बारे में, जो नेगेटिव भी थे और पॉजिटिव भी थे। तो हमने सीखा दवाओं से मुतालिक चंद जुमले, हमने चंद जुमले जो है खाने पीने से मुतालिक सीखे, हमने चंद जुमले चिड़ियाघर से मुतालिक सीखे, हमने चंद जुमले पार से मुतालिक सीखे, और हमने चंद जुमले मिक्सअप करके यानी मुख्तलिफ़ चीज़ों को जमा करके सीखा। तो इस तरह से आज का ये हमारा सबक जो है काफ़ी मुफीद था, इसलिए क्योंकि इसमें हमने बहुत सारे जुमले सीखे हैं। अब आपको इन सारे जुमलों को रटने की ज़रूरत नहीं है, आप उनका बस एक बार मुताला कर लें, समझ लें, उनके मानी को जान लें और कोशिश करें कि आप जो है दूसरा तर्जुमा करें। यही जो मैं आपको बताया हूँ यही नहीं हो सकता है, आप यकीन मानें कि आप बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इन जुमलों को रटने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर इनको नहीं रटेंगे आप, बल्कि आप इन सब का मुताला करेंगे और समझेंगे कि हाँ इसके ये माने हैं और यहाँ पर चिड़ियाघर में ऐसा लिखा रहता है तो इसका मतलब ये होगा। तो इंशाल्लाह जब भी आप घूमने जाएंगे तो आप हमें ज़रूर याद करिएगा। जब भी आप मॉल जाएंगे और पुल और पुश का मामला होगा तो आप मुझे ज़रूर याद करिएगा, मुझे मैसेज कर सकते हैं कि ये मामला मेरे साथ आया है। तो ये आज के सबक का खुलासा था और आज अब हम सवालात और जवाबात का सिलसिला शुरू करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से कोई ऐसा सवाल नहीं होगा कि जिसके बारे में हम गुफ्तगू करें, तो इसलिए अब हम आगे चलते हैं और हम एक्सरसाइज करते हैं। और आज का एक्सरसाइज है वोकेबलरी।
हम इसमें क्या सीखेंगे, औकात के बारे में सीखेंगे, टाइम के बारे में सीखेंगे कि हम टाइम के लिए क्या क्या कलिमात इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से पहला है आफ्टरनून। इसको हम लोग आफ्टर पढ़ते हैं, ये आफ्टर आफ्टर, ओके। इसको एफ थोड़ा सा एक आवाज निकालेंगे, कहेंगे आफ्टरनून का क्या मतलब होगा, दोपहर। एट नाइट, रात को या रात में, हस्ब सियाक जुमले में हम इस्तेमाल करेंगे। करंट ईयर, मौजूदा साल। करंट का मतलब मौजूदा, ईयर का मतलब साल, तो करंट ईयर का क्या मतलब होगा, मौजूदा साल। डेली, रोजाना, इसको आप डेली नहीं पढ़ेंगे, डेली, रोजाना। डे, दिन। डेकेड, इसको हम लोग डिकेड पढ़ते हैं जो कि गलत है, डिकेड, ओके। हम लोग इसको डिकेड पढ़ते हैं, ये डेकेड, डेकेड, डेकेड क्या मतलब, दहाई। ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान या दिन में। इवनिंग, शाम, हम इसको इवनिंग पढ़ते हैं, गलत है, इवनिंग, इवनिंग, शाम। एवरी मंथ, हर महीने। एवरी का मतलब महीने, एवरी का मतलब हर, मंथ मिस महीना, एवरी मंथ हर महीने। एवरी वीक, हर हफ्ते। एवरी ईयर, हर साल। एवरी डे, हर रोज या रोज आना। फोर्टनाइटली, इसको फोर्ट नहीं, फोर्टनाइटली, 15 रोजा। हाफ ईयरली, निस्फ सालाना। हॉलीडे, आप इसको हॉलीडे नहीं पढ़ेंगे, हॉलीडे, हॉलीडे, छुट्टी। आवर, हावर नहीं, आवर। आवर का मतलब होगा घंटा। इन द इवनिंग का मतलब होगा शाम के वक्त में, इन द इवनिंग, शाम के वक्त या शाम में। इन द मॉर्निंग का मतलब सुबह के वक्त या सुबह में आप कह सकते हैं। लास्ट मंथ का क्या मतलब होगा, पिछले महीने या पिछला महीना। लास्ट वीक का मतलब पिछला हफ्ता। लास्ट ईयर का मतलब आखिरी साल या पिछले साल। तो ये हैं आपके रोज़मर्रा के नाम जिनको आपको याद करना है। अब हम अगले हिस्से में चलते हैं और आज के हमारे अफ़आल जो आपके सामने हैं, और इसमें से पहला है लर्न, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। लर्नड, लर्नड, इसको आप लर्नड नहीं पढ़ेंगे, आप क्या पढ़ेंगे, लर्नड, लर्नड, इसका मतलब सीखना। लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, छोड़ना। लूज, इसको आप लॉज नहीं पढ़ेंगे, लूज, लूज। लॉस्ट, लॉस्ट, ज़ाय करना। मेक, मेड, मेड, बनाना। मेक, मेड, मेड गलत होगा, मेक, मेड, मेड, बनाना। मीन, मेंट, मेंट, माना होना, मतलब होना। हम लोग इसको मींट पढ़ते हैं, अक्सर लोग गलती करते हैं, मींट पढ़ते हैं, मींट बिल्कुल खींच के, जबकि थोड़ा सा मेंट। मीन इसको आप पढ़ेंगे, मीन ही पढ़ेंगे, लेकिन इसको आप थोड़ा सा कम करेंगे, मेंट, मेंट, ओके। तुम क्या कहेंगे, मीन, मेंट, मेंट, क्या मतलब होगा, माना होना, मतलब होना। मीट, मेट, मेट, मिलना। मिसलीड, मिसलेड, मिसलेड, गुमराह करना। मिसअंडरस्टैंड, मिसअंडरस्टूड, मिसअंडरस्टूड, गलत समझना। स्टूड नहीं पढ़ेंगे आप बहुत ज़्यादा खींच के, स्टूड। मिसअंडरस्टैंड, मिसअंडरस्टूड, मिसअंडरस्टूड, इसका मतलब होता है गलत समझना। अब हम आते हैं डेली मैनर्स की तरफ। आज आज के हमारी डेली मैनर्स हैं, हम किसी से अपना तारुफ करते हैं तो क्या कहते हैं, हम कहते हैं हेलो, आई एम जावेद, आई स्टडी एट जामिया मिल्लिया इस्लामिया। हेलो, आई एम जावेद, आई स्टडी एट जामिया मिल्लिया इस्लामिया। ये बहुत शॉर्ट है, कहीं आप किसी से मिल रहे हो पहली बार, ठीक है। हम कह सकते हैं हाय, आई एम अर्जिया, योर न्यू क्लासमेट। आप अपने दोस्त से मिल रहे हो तो आप यही बोलेंगे, कोई औरत है, हाय, आई एम अर्जिया, योर न्यू क्लासमेट। तो इस तरह से आप शॉर्ट में अपना तारुफ पेश करेंगे, सियाक के हिसाब से आप इनको इस्तेमाल करेंगे। अगला जुमला है, किसी दूसरे का तारुफ आप कराना चाह रहे हैं, आपके साथ कोई आदमी है, कोई नया है जिसको सामने वाला नहीं जानता है, तब क्या कहेंगे, हम कहेंगे आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू माई फ्रेंड उमर। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू, मैं आपके सामने तारुफ पेश करना चाहूँगा, माई फ्रेंड, अपने दोस्त का जिसका नाम उमर है। ये जुमला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जुमला आप कह सकते हैं आई वुड लाइक टू मीट माई फ्रेंड, मैं चाहूँगा कि आप मेरे दोस्त से मिले अमीर से। तो इसका क्या मतलब होगा, मिलिए मेरे दोस्त अमीर से। देखिए, ये मेरा दोस्त अमीर है, इससे मिलिए, इस तरह हम उर्दू में बोलते हैं, तो वही माना यहाँ पर, आई वुड लाइक यू टू मीट माई फ्रेंड अमीर, मिलिए मेरे दोस्त अमीर से। अगला जुमला आपका हो सकता है दिस इज राशिद अंसारी फ्रॉम इलाहाबाद। ये है राशिद अंसारी, ये राशिद अंसारी हैं इलाहाबाद से, ऐसा हम उर्दू में बोलते हैं, ये हैं, ये फुला हैं, ये जामे में पढ़ते हैं, ये कर रहे हैं। तो जब हम किसी को नहीं जानते हैं और सामने वाला
जब सामने वाला किसी को नहीं जानता है तो हम इसी तरीके से उर्दू भी कहते हैं, तो इस तरह से हम इंग्लिश में भी अपना तारुफ पेश करेंगे दोस्त का। आप कह सकते हैं प्लीज़ मीट माई क्लासमेट आमिना सनाबली, कि आप मेरे दोस्त से मिलिए, आमिना सनाबली ये हैं मेरी दोस्त आमिना सनाबली, या जो भी आप कहना चाहें। तो इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप किसी दूसरे का तारुफ पेश करना चाहते हैं सामने वाले से। अगला जुमला आपका है, जब हम किसी से मिलते हैं तो उससे खुशी होती है, बहुत अच्छा आदमी था, खुशी हुई हमसे, खुशी हुई हमें उससे मिल करके, तो हम कह सकते हैं नाइस टू मीट यू ब्रदर, नाइस टू मीट यू ब्रदर, कि आपसे मिलकर खुशी हुई भाई। सिस्टर भी आप कह सकते हैं। आप कह सकते हैं हैप्पी टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई, हैप्पी नॉट हैप्पी, हैप्पी टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई। हम कह सकते हैं प्लीज टू मीट यू, प्लीज टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई। हम कह सकते हैं आई एम वेरी हैप्पी टू मीट यू, आई एम वेरी हैप्पी टू मीट यू, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हम कह सकते हैं आई एम रियली ग्लैड, ग्लैड टू मीट यू, आई एम रियली ग्लैड टू मीट यू, सचमुच में आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, दिल को करार आ गया, मज़ा आया आपसे मिलकर, बहुत खुशी हुई। तो ये जुमले हैं जिनका इस्तेमाल हम खुशी का इजहार के लिए करेंगे जब हम किसी से मिलते हैं। अगला जुमला हमारा हो सकता है फीलिंग एक्साइटेड टू मीट यू, बहुत मज़ा आया आपसे मिलकर के, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के। हमारा अगला जुमला हो सकता है हम किसी से चाय पूछना चाह रहे हैं, भाई चाय पियेंगे क्या, पानी पियेंगे, पानी वगैरह, तो हम बोलते हैं उर्दू में इस तरह से। इंग्लिश में हम बोलेंगे वुड यू लाइक अ ग्लास ऑफ वाटर, वुड यू लाइक अ ग्लास ऑफ वाटर, पानी पियेंगे। हम कह सकते हैं वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, चाय पियेंगे। हम कह सकते हैं व्हाट वुड यू लाइक, कॉफ़ी और टी, क्या लोगे भाई बताओ, कॉफ़ी या चाय, क्या लोगे भाई बताओ। बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो जाते हैं दोस्त, तो बोलते हैं क्या लोगे भाई बता दो, मेरे घर आए हो, क्या चाहिए बताओ, कॉफ़ी लोगे या टी। तो इस तरह से आप उर्दू बोलते हैं, इंग्लिश में भी आप इस तरह इस्तेमाल करेंगे। अगर हम किसी से रुखसत होते, मान लीजिए कि मेरी मुलाकात आपसे हुई, अब मैं जाना चाह रहा हूँ, ठीक है भाई अब चलता हूँ, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, इस तरह हम उर्दू बोलते हैं। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इंग्लिश में कहेंगे ओके आई वांट टू टेक लीव ऑफ यू नाउ, ठीक है अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। हम कह सकते हैं ओके सी यू अगेन, ठीक है इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, चलते हैं अभी। हम कहेंगे आई थिंक आई हैड बेटर लीव नाउ, मेरा ख्याल है कि मुझे अब चलना चाहिए। हम कह सकते हैं वेल आई मस्ट लीव नाउ, ठीक है अच्छी बात है आपसे मिलकर खुशी हुई माशाल्लाह, अब मुझे ज़रूरी है जाना। इस तरह के जुमले हम इस्तेमाल करते हैं उर्दू में, और वही सारे जुमले हम इंग्लिश में इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए इन तरह के अल्फाज का हम इस्तेमाल करेंगे, इन तरह के जुमलों का इस्तेमाल हम करेंगे। अब हमारा अगला नंबर है रीडिंग प्रैक्टिस का, और हमने इसमें आपको 3 पैराग्राफ दे रखे हैं जो कि एक मुकम्मल कहानी है, और ये बहुत आसान कहानी है। इसमें आपको अक्सर अल्फाज आप पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, आपको जो है प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा, ये अच्छी बात है। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हमारी किताब से इसको पढ़ सकते हैं, या हमारी वेबसाइट पर जा करके वहाँ से आप ये होमवर्क ले सकते हैं। ये आपकी रीडिंग प्रैक्टिस है, और आप ज़रूर पढ़ के आइएगा, आप बिल्कुल नागा मत करें, सारी चीज़ें आप करके लाएं तभी आप क्लास स्टार्ट करें, ताकि आपका फ़ायदा हो, वरना फिर कोई फ़ायदा नहीं है, आपका वक्त बर्बाद होगा। अगला है ग्रामर एक्सरसाइज, चूँकि हमने पढ़ रखे हैं इम्परेटिव के बारे में, तो हम चाहते हैं कि हम और थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, लेकिन ये एक्सरसाइज थोड़ी सी टफ होंगी, हल्की सी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि आसान जुमले तो हर कोई बना लेता है, हम ट्राई करते हैं थोड़ा सा मुश्किल करके। लेकिन मेरे मुश्किल कहने से आप मत सोचिएगा कि बहुत मुश्किल हो गया, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये सारे के सारे इम्परेटिव सेंटेंसेस हैं जो कि नेगेटिव में है और पॉजिटिव में है, दोनों में है, आपको इनको करके लाना होगा। और आपकी आसानी के लिए कि आपका बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाय ना हो यहाँ कहना सही नहीं है, यानी आपका बहुत ज़्यादा वक्त ना लगे, इसलिए मैंने आपकी खिदमत में इनके अल्फाज मानी भी दे रखे हैं, प्लीज़ इनको लीजिए और करके लाइए। तो देखिए हम कितनी आसानी चाह रहे हैं आप सबके लिए, कितने मेहनत से हम आपके लिए अल्फाज मानी लिख कर लाए हैं। अगर आप फिर भी कोर्स ना पूरा करें तो फिर जो है मेरे ख्याल से ये आपकी बदकिस्मती होगी। तो ये आपके अल्फाज मानी हैं, आप इनको देखें और इनको इस्तेमाल करें, और उन फार्मूलों को आप लागू करें जिनको आपने पढ़ रखा है। तो इस तरह से इंशाल्लाह आज हमारा इम्परेटिव का दूसरा दिन है। देखिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि मजबूती आ जाए,